औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम बट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जी जनाब, आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो एडवोकेट के लेसन्स की वेटेज के बारे में बात करनी है कि उसकी कानून की नज़र में क्या हैसियत होती है। इसके अलावा मुझे आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 1973 के बारे में बात करनी है। आर्टिकल 199 जो है इसका इतलाक कब मार्ज़े वजूद में आता है, कौन सी कंडीशन, कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसके हसूल के लिए इसको लगाना और इसकी एप्लीकेशन को पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा मुझे आपको कुछ ये ब्रीफ करना है कि सेक्शन 94 सिविल कोड प्रोसीजर की जो प्रोसीडिंग है उसकी ब्रीफिंग क्या कहती है और इसके अलावा ऑर्डर 21 की ब्रीफिंग क्या कहती है। आर्टिकल 199 किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर दाखिल करवाया जा सकता है। चलिए जनाब, फेस 1 की तरफ मूव करते हैं। फेस 1 में मैं आपको एडवोकेट के लेसन्स की वेटेज के बारे में बताऊंगा। एडवोकेट का जो लाइसेंस है ना, जब वो अदालत में पेश होता है और उसके साथ किसी किस्म की कोई दस्तावेज़ात पेश नहीं होती या दस्तावेज़ात का बंडल पेश नहीं होता और ना ही कोई एप्लीकेशन होती है जिसके ऊपर उसकी जो स्टैंप है उसको किया जाता है स्टेटेड जो है, तो उस लाइसेंस की लीगल टर्मिनोलॉजी में वो लाइसेंस जो है वो स्टैंडेबल नहीं है। हरफे आम में उस लाइसेंस की कोई वेटेज नहीं है। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि जी उसकी क्यों वेटेज नहीं है, या आतिफ साहब ने ये बात कैसे कह दी कि जनाब उसकी क्यों वेटेज नहीं है। उसकी वेटेज इसलिए नहीं है कि उसने जो एडवोकेट साहिबान है ना, उन्होंने तमाम ने अपने लाइसेंस के ऊपर एक इबारत तहरीर करवाई होती है जिसे हरफियाम में अगर मैं बयान हल्फी कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें वो वाजिया तौर पे दर्ज कर देते हैं कि अगर ये बंदा हमारी वजह से केस हार गया तो हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं है। हम इस बंदा जिसके हम केस लड़ रहे हैं, यानी जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर हम कोर्ट में आने के पाबंद भी नहीं है। ठीक है, हम कोर्ट की कोई हेयरिंग करने के भी पाबंद नहीं है, हेयरिंग सुनने के भी पाबंद नहीं है, कोर्ट की किसी हेयरिंग पर अमल दरामद करने के भी हम पाबंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे, गारंटर नहीं बन रहे। तो वो जब गारंटर ही नहीं बन रहे तो उसका लाइसेंस क्या है? एक रद्दी का टुकड़ा है जिसे स्क्रैप में बेचा जा सकता है या स्क्रैप में फेंका जा सकता है। अगर वो आता है और आके कोई चीज़ जमा नहीं कराता और सिर्फ ऑरल भी स्पीक कर देता है तो ऑरल की तो कोई वेटेज नहीं होती जो है। ठीक है, उसमें वो वाज़िया तौर पे लिख रहे हैं कि अगर हमारी वजह से हमारे क्लाइंट का कोई नुकसान हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, और अगर क्लाइंट की वजह से उनका भी कोई नुकसान हो जाता है तो वो जिम्मेदार नहीं, ना वो अपने जिम्मेदार है ना उसके नुकसान के जिम्मेदार है। तो ये किस किस्म का बयान हल्फी है। और ऐसे लाइसेंस जितनी भी हमारे कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़ हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में है, वहाँ पे फ़ोटो स्टेट वाली शॉप से मिलती हैं जिसके ऊपर हमारे दो साहिबान जितने भी एडवोकेट्स हैं वो अपनी स्टैम्प जो है वो स्टेटेड करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो इसकी एक्सेप्टेंस करने से पहले ना किसी भी चीज़ की उसकी वेटेज और उसकी अफादियत को देखना ज़रूरी है कि ये तो नहीं कि वो रद्दी की टोकरी है। वो तो खुद कह रहा है कि जी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है जी, लाइसेंस के बारे में समझ आ गया कि उसकी लाइसेंस की कानून की नज़र में स्टैंडेबल चीज़ नहीं है। एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो कानून की नज़र में स्टैंडेबल नहीं है। कानून की नज़र में स्टैंडेबल चीज़ कौन सी है? एडवोकेट साहब आए, लाइसेंस पेश करें, ठीक है, बिल्कुल उनका राइट बनता है पेश करें। पेश करने के बाद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है और ग्राउंड्स जो हैं जो कि ब्रीफ किए गए हैं उसके बारे में वो तफसीलात रिटर्न फॉर्म में जमा कराएं ताकि उनका स्टेटमेंट जमा हो। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई। यानी जैसा कि हम सारे जानते हैं कि हम सारे लॉ फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सारे एक दूसरे के बहुत नियर एंड डियर हैं,
और हम सारे हेल एंड हार्टी मैनर में अपने कंट्री पाकिस्तान को सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइवल की तरफ लेके जा रहे हैं। ना सिर्फ सर्वाइवल की तरफ लेके जा रहे हैं बल्कि अपनी सर्विसेज से अपग्रेड डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस सिलसिला में मालूमात का होना हर शख्स के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरफ़े आम में वकील अगर आता है, लाइसेंस जमा कराता है, तो उसके लाइसेंस की वैल्यू नहीं है कोई भी, ज़ीरो वेटेज है उसके लाइसेंस की जो है, ठीक है। उसकी अपीयरेंस की भी कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि जो बंदा अपनी नहीं गारंटी ले रहा, अपने क्लाइंट की नहीं गारंटी ले रहा, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हर हेयरिंग पे आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। और अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी वाली बात है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिस तरह के प्रॉपर्टी अटैचमेंट है या बाकी चीज़ें, तो वो कहाँ से जनरेट कराएगा? डिफरेंट केसेस में जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उसे कैसे हैंडल करेगा? अगर वो कल को स्किप कर जाता है तो किसको आप पकड़ोगे जो है? तो ये कोई गारंटी और कोई वेटेज नहीं है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऑनरेबल लॉ फैमिली मेम्बर्स जो कि ऑनरेबल जजेस हैं, जिनका मैं दिलो जान से बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे कज़न्स हैं, जो भी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनमें से जो सुपीरियर कोर्ट है वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है, जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ऑनरेबल शरीयत कोर्ट है, ऑनरेबल अदर सुपीरियर्स कोर्ट है। लेकिन जितने हमारे भाई बहन जो जॉब कर रहे हैं ना बॉटम लेवल कोर्ट्स में, वो इन चीज़ों को या इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझते। तो इससे मिस्टेक क्या क्रिएट होती है? इससे मिस्टेक ये क्रिएट होती है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस कर बैठते हैं बगैर लॉजिक को देखे बगैर, लीगैलिटी को देखे बगैर। मेन फैक्टर है इसमें लीगैलिटी को देखे बगैर जो है। तो उसका सेटबैक किसको बेयर करना पड़ता है? उसका पिटिशनर को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि उनकी एरर अक्रंस हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि लाइसेंस की कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है बात की सबको समझ आ गई होगी। जी जनाब, नाज़रीन इकराम, अब हम लोग फेज़ 2 की तरफ चलते हैं। फेज़ 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में बयान करूंगा। आर्टिकल 199 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं उसका बहुत अहम आर्टिकल है। और हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 99% केसेस जो हैं वो इस आर्टिकल 199 से रिजॉल्व होते हैं। आर्टिकल 199 की वेटेज सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। आर्टिकल 199 एक इंटरनेशनल आर्टिकल है। ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से ममालिक में अमल दरामद होता है इस पर, उनके नाम मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि ये आर्टिकल एप्लीकेबल है जनाब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, इसके अलावा इंग्लैंड में ये एप्लीकेबल है, इसके अलावा ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एप्लीकेबल है, इसके अलावा हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, इसके अलावा इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में एप्लीकेबल है। अब चलते हैं कि आर्टिकल 199 जो है ना उसकी अफादियत क्या है और वो किस सूरत हाल में एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 199 जनाब आली उस सूरत हाल में एप्लीकेबल होता है कि जब आपके पास किसी किस्म की कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो और अमल दरामद ना किया जा रहा हो मुख्तलिफ चीज़ों पर। सेकंड, आपकी जो राइट्स हैं आपके राइट्स को डिस्टर्ब किया जा रहा हो, डिलिबरेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही हो, उसमें आर्टिकल 199 आता है। इसके अलावा आर्टिकल 199 कहाँ पे एप्लीकेबल है? आर्टिकल 199 केस की अर्ली फिक्सेशन के लिए, जिसमें टाइम बार्ड की लिमिटेशन है, उधर एप्लीकेबल है कि जी आपने 30 डेज में फीडबैक देना होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाइसेंस की तो कोई वक़्त नहीं है ना, उसकी जो है उसकी कोई वेटेज नहीं है एडवोकेट के लाइसेंस की। ठीक हो गया। अगर वो जवाब नहीं देते तो आपने टाइम बार लिमिट को ही फॉलो करते हुए आपने एक्स पार्टी डिसीजन देना होता है। किसकी फेवर में देना होता है? आपने पिटिशनर की फेवर में देना होता है, आपने इसके अलावा जो डिग्री होल्डर्स हैं उनकी फेवर में देना होता है, और जो स्टेक होल्डर एप्लीकेशन पुट करते हैं उनकी फेवर में देना होता है। यानी आपने हकूक का ख्याल रखना होता है। हकूक के अलावा आपने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसके अगेंस्ट ये आर्टिकल जो है ये फाइट करता है।
इसके अलावा इस आर्टिकल का दायरा कार जनाब अली इतना वसी है कि इसकी मदद से किसी पुलिस ऑफिशियल, किसी वकील, इवन के जज के भी अरेस्टेशन वारंट जारी हो जाती है। अब ये आर्टिकल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जनाब अली हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के 99% इंस्टीट्यूशन पर ये एप्लीकेबल है। इसमें किसी पूरे इंस्टीट्यूशन के भी अरेस्टेशन वारंट जारी हो जाते हैं, ठीक है जी। इतना जामे आर्टिकल है। 1% जो है, 1% एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का प्राइड है, ठीक है जी, और हम उस पर प्राउड फील करते हैं। उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उम्मीद है कि आप इस आर्टिकल को समझ चुके होंगे और अब मैं इसका इतलाक आपके साथ शेयर करूंगा। इस आर्टिकल का इतलाक जो कि आर्टिकल 199 है, किस किस पर होता है? जनाब अली इस आर्टिकल 199 का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है, हर इदारे पर होता है, माँ सिवाय कुछ मखसूस इदारों के, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। इसके अलावा आर्टिकल 199 जो है इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे तमाम किस्म के फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पे आप देखते हो ना कि यार राइट्स की डिस्टर्बेंस हो रही है क्रिएट जो है, या हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या हमारे जितने लॉ फैमिली मेम्बर्स हैं वो नीच डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑनरेबल है हमारे लिए, हमारे भाई बहन हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनको राइट डायरेक्शन और राइट ट्रैक में लाने के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे जितने प्रॉपर्टी के केसेस हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस हैं, मैरिज ब्यूरो के केसेस हैं और बहुत सारे दीगर केसेस जो हैं उसमें इसका इतलाक होता है, ठीक है जी। अब आर्टिकल 199 जो है, जो कि एक इंटरनेशनल आर्टिकल है, इसका इतलाक किस सूरत में होता है? और इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसने किन किन टर्म्स का और कंडीशन का तयन किया है? आर्टिकल 199 जनाब इमरजेंसी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। इमरजेंसी कंडीशन में कैसे एप्लीकेबल होता है कि एक पर्सन है ना, जिस तरह एक पेशेंट है, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसे फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आपने उसे फौरी तौर पे ट्रीटमेंट देना है, यानी मेडिसिन देनी है, इंजेक्शन इंजेक्ट करने हैं और मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ करनी है। लेकिन उसमें कुछ कॉयदो ज़ाबित भी हैं। वो कॉयदो ज़ाबित क्या है? जिस तरह हॉस्पिटल में आप एंटर होते हो तो हॉस्पिटल में आप स्लिप जनरेट होती है आपकी, ठीक है जी। इसी तरह जब आप एप्लीकेशन मूव करते हो तो एप्लीकेशन मूव करने से पहले ना आपने उस एप्लीकेशन में तमाम ग्राउंड्स को लिखना होता है। ग्राउंड्स की बुनियाद पर आप ये दाखिल करते हो। ना सिर्फ उन ग्राउंड्स को लिखना है, उससे पहले आपने इवेल्युएट करवा चुके होना है सारी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल को, जिसके ऊपर कोर्ट की स्टैम्प एंड सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। विटनेसेस को रिकॉर्ड करवा चुके होना है। गर्ज ये कि आपने एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंच जाना है और आपने देखना है कि यार इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही इस चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे आपने इतला करना है, ग्राउंड पे करना है। जब आपने इसका ग्राउंड की बुनियाद पर करना है तो इसका जिस भी पर्सन ने जवाब दायर करवाना है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि अवेयरनेस नहीं होती, हमारे बहुत सारे भाई बहन एडवोकेट बन जाते हैं, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स तक पहुँच जाते हैं या ऑनरेबल पोस्ट गेन कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा ना अवेयरनेस होना, जजमेंट होना, उसकी एप्लीकेबिलिटी होना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना, उसकी इवेल्युएशन होना, उसकी लीगैलिटी को इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो होता ये है हमारी सोसाइटी में कि जब हम अपने किसी भी ऑनरेबल सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करते हैं ना 199 की, तो उससे पहले हमने ग्राउंड बनाए होते हैं। ग्राउंड वो चीज़ें डन हो चुकी होती हैं, ना सिर्फ डन हो चुकी होती हैं, उसमें से ऑर्डर भी हमारे हक में पास हो चुके होते हैं। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है वो इवेल्युएट हो चुकी होती है, उस पर भी स्टैम्प एंड सिग्नेचर कोर्ट के हो चुके होते हैं, आर्गूमेंट हो चुका होता है, एडवांस आर्गूमेंट हो चुका होता है। उसके बाद हम करते हैं और उनके हम बाज़ाब्ता रेफरेंस कोड करते हैं कि जनाब ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसके बावजूद मुझे रेमेडी नहीं मिली, यानी बीमारी है ना, बीमारी तूल पकड़ रही है, तो तूल पकड़ रही है तो मैं आपके पास इलाज करवाने के लिए आया हूँ। अब चूंकि अवेयरनेस नहीं होती, आर्टिकल्स की अवेयरनेस नहीं होती, बाकी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, हमारे जितने भाई बहने बॉटम लेवल के ऑनरेबल कोर्ट्स में जज कर रहे हैं, खासतौर पे मैं सिविल कोर्ट की बात करूंगा, वो करते क्या हैं, वो मिस्टेक क्या कर बैठते हैं? वो इसको भी एक आम सेक्शन की तरह ले लेते हैं या ऑर्डर की तरह ले लेते हैं, इसकी रियल वेटेज को नहीं वो जानते होते। इवन के उन्हें आके कोई बंदा कहे ना तो उन्होंने सिंपल लिख देना होता है कि जी दरखास्त जवाब,
ठीक है, उन्हें कोई आके कहे ना मेरी 10 मिनट आप बात सुन लें, तो वो बात भी नहीं सुनते। वो बात उसने उनके फ़ायदे के लिए बतानी होती है, क्योंकि अगर मिस्टेक्स का मैंने आपको ज़िक्र करूँ ना, तो उसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वारंट जारी हो जाते हैं जजेस के ही, अनलॉफुल एक्ट्स पे ही। यानी जजेस ही जेल में होंगे। इसकी मैं आपको रेफरेंसेस भी कोट करूँगा कि किन-किन जजेस के खिलाफ हुए हैं और कौन-कौन से कोर्ट्स में हुए हुए हैं। ठीक है? तो वो सुनते नहीं है, चूंकि उन्हें एक डेकोरम होता है, जैसा कि एक ना कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी सोसाइटी में कि जी मैं सुपीरियर हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं पता, उन्हें नहीं पता होता इस चीज़ का। सुन लेना, सीखने का अमल तो सारी उम्र जारी रहता है ना। हम बैठे हैं, हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा और कौन सिखाएगा एक दूसरे को जो है। ठीक है, उसमें वो करते ही हैं कि इसको एक नॉर्मल सेक्शन में ले जाते हैं या एक नॉर्मल ट्रीट करते हैं, और अगली पार्टी को बगैर सोचे समझे जवाब का टाइम दे देती है, बगैर ग्राउंड्स के। हत्ता कि कोई आके इस्तदा करे और लाइसेंस पेश कर दे कि जी मैं आपको राइटिंग में ना आंसर दूंगा नेक्स्ट हियरिंग पे। इसका आंसर नहीं होता, इसका आंसर कैसे देना है ये मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या क्या है। और जितने मैंने डिसीजन रीड आउट किए हैं और वॉच आउट होते देखे अपनी लाइफ में, ज़ाहिरी बात है कि सब लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्सपोजर होता है, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक्सपोजर होता है। जनाब अली, इसके जवाब में सबसे पहले जो बंदा आता है ना और लाइसेंस पेश कर गया, उसने एफिडेविट जमा करवाने होते हैं, यानी बयान हल्फी जमा करवाना होता है। अब अगर एक वकील है तो वकील ने अपने नाम का बयान हल्फी जमा कराना है कि जी मैं गारंटी देता हूँ। लाइसेंस का मैं आपको पहली डेफिनेशन बता चुका हूँ कि उसका लाइसेंस जो है वो कोई गारंटी नहीं है। उसने एफिडेविट जमा करवाने होते हैं। उसमें फिर जो उसने ऑब्जेक्शन लगाए हैं या जो ग्राउंड सेटल हुआ है, जितना मैंने आपको कहा कि वो इतनी सारी प्रोसीडिंग से गुजर के गया, उन प्रोसीडिंग्स को उसने रद्द करना है। डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी उसने रद्द करना है, जवाब देना है, जवाब के साथ उसने लीगल डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसी अटैच करनी है जैसा कि अगर एक बंदे ने टेस्टेड कॉपीज अटैच कर दी हैं, जिसमें वो खुद ही ऑलरेडी पहले कोर्ट में कन्फेशन दे चुके हैं, एडमिशन दे चुके हैं। अगर वो जवाब कोई डिफरेंट देता है, फिर उसका जवाब टैली होगा या उसका जवाब मिसमैच करता है, तो वो लॉ की काउंटरफेट कैटेगरी में चला जाएगा, उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो चार्ज होती है। ठीक है, एफिडेविट देनी है, रीजन देनी है, काज देनी है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल देनी है। मिसाल के तौर पे जी अगर एक प्रॉपर्टी का केस है तो उसने अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्रीज लेके आनी है वेरिफिकेशन करवाने के लिए। उसने बताना है कि जी उसका मौकिल जो है वो अगर कॉर्नर प्लॉट में हो रहा है एंटर, तो वो क्यों हो रहा है, इलीगल एंट्रेंस क्यों कर रहा है, कोर्ट की जजमेंट के बाद मल्टीपल टाइम क्यों कर रहा है, उसका क्लाइंट बोगस रजिस्ट्रीज क्यों बना रहा है, जबकि वहाँ पे उसके क्लाइंट का या उससे क्लाइंट से रिलेटेड जितने लोग हैं उनका कोई प्लॉट ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतकाल नंबर ही नहीं है। अगर एक बंदा उसकी बोगस रजिस्ट्रीज भी कोर्ट में पेश कर देता है, 1-5 का कॉल रिकॉर्ड भी पेश कर देता है, अटेस्टेड पटिशन भी पेश कर देता है, जहाँ पे वो खुद ही पटिशन दे रहे हैं, खुद ही एडमिशन कर रहे हैं, खुद ही कन्फेशन कर रहे हैं कि जी हमने, और इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड भी पॉइंट आउट कर देता है कि जी इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं कि इनमें से किसी का इंतकाल नंबर है ही नहीं है। तो उसने होगा क्या, उसमें उसके वकील के भी अरेस्टेशन वारंट जारी हो जाएंगे, एफिडेविट जो जमा करवाया होगा उसने जो है। अब इसमें इसमें क्या गारंटी है कि वो नेक्स्ट हेयरिंग पे आएगा या नहीं आएगा, और बार बार जो 30 दिन का टाइम मुकर्रर किया है उससे तजावुज नहीं करना आपने। अगर फर्ज करें एक बंदे की तरफ से लाइसेंस आता है, नाम ज्यादा लोगों के हैं, तो आपका फर्ज क्या बनता था, आपका फर्ज बनता था आप बाकी लोगों के अगेंस्ट इंटरम ऑर्डर इशू कर देते। अगर ये जवाब देता है इन चीज़ों समेत डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, क्योंकि उसने एप्लीकेशन में लिखा है कि जवाब देना है डॉक्यूमेंट एविडेंस समेत देना है आपने, और इसके अलावा ग्राउंड उड़ाने हैं। ठीक है, ग्राउंड में एक ग्राउंड क्या है कि 20/6 को इनके अरेस्टेशन वारंट निकले हुए हैं, 20/6/2023 को। उसके ऊपर कोर्ट ने आज तक अमल दरामद नहीं करवा सका, ऑनरेबल कोर्ट जो है। ठीक है, ना इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ना उसके लिए डिग्री होल्डर के लिए कोई सिक्योरिटी जनरेट की गई, ना इन्हें अरेस्टेशन किया गया, ना उस पर अमल दरामद किया गया, ना उस पर अमल पैरा हुआ गया जो है। वो टाइम बार्ड की वजह से निकला था कि ये डिलिबरेटली अपेयर नहीं हो रहे थे कोर्ट में जो है। ठीक है, उसका मकसद ही यही है बेसिकली। तो वो एफिडेविट लगाने हैं जनाब, एफिडेविट देने हैं। एफिडेविट होगा कि जनाब बयान हल्फी। बयान हल्फी का मतलब ये है कि ये बंदा कहीं नहीं जा सकता। सबसे पहले तो आपने उसके वकील का लेना है, लाइसेंस की वफियत ही कोई नहीं है, लाइसेंस का कोई लिंक ही नहीं है। उसके वकील के बाद आपने बयान हल्फी लेना है उस जजमेंट डेटर का, वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जमा करवा दे, वो एक कन्फेशन हो जाएगा प्रॉपर जो है। उसके बाद जवाब, जवाब ऐसे नहीं लेना, जवाब में उसने एप्लीकेशन में मूव किया डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल, उसने दिखानी है कि जी उसके पास ओरिजिनलिटी है तो ये कैसे है। ठीक है, और इसको फिर आपने ना फर्दर एडवांस आर्गूमेंट से, हमारा सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फाइल रीड नहीं करते, सबसे बड़ा बिगेस्ट इशू ये है।
तो होता ये क्या है, आपने मैचिंग करके देखनी है ये जो जवाब दे रहा है और इसने पहले जो ऑनरेबल सिविल कोर्ट में या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो बयानात रिकॉर्ड करें वो आपस में टैली करें, इसके अपने बयानात ही अगर मिसमैचिंग कर रहे हैं तो ये काउंटरफेट है। उसका कौन सा बयान सही है कौन सा वो गलत बयान नहीं कर रहा है, यहाँ से ही साबित हो जाता है। उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर चार्ज कर देनी है आपने, जिसकी सज़ा होती है क्या है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जा रहे होते हैं, 1 साल के लिए जेल जाना होता है, 2 लाख रुपया जुर्माना होता है। इसके अलावा उसे आपने बाउंड करना है कि वो अपनी कोई प्रॉपर्टी प्लज करवाए या डायरेक्ट भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल की जा सकती है। ये ग्राउंड होते हैं, इसको एक आम एप्लीकेशन की तरह आपने ट्रीट नहीं करना। क्योंकि अब होता ये है कि अवेयरनेस नहीं होती, डिग्री ले ली है, ला की प्रैक्टिस कर ली है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर जो है उसमें भी कौंसल आके दिखाती है, फोटो कॉपीज कर करके बार बार दिखाती है। जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर केस में उमर दराज हरल साहब को ऑर्डर 21 जो है वो 5 टाइम्स पढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था अच्छा अच्छा ये ला बन चुके हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल बन चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 94 सीपीसी की प्रोसीडिंग के मुताबिक इनके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला था जिसमें इनके राइट को स्टक ऑफ कर दिया गया था। और मैंने उसके अलावा फिर मैम आई हैं, मैम फातिमा कयूम साहिबा आई हैं, उन्हें मैंने मल्टीपल टाइम्स ये पढ़ाया है, उन्होंने भी पढ़ने का। इसके अलावा आर्टिकल 199 रीड करवाया, उसके बाद ये चीज़ परफॉर्म हुई है। अब मैं 5 दफ़ा तो पहले ही उसकी फ़ोटो कॉपी कोर्ट में जमा करवा चुका हूँ, वो जमा हो चुकी है, हाईलाइटर से हाईलाइट की गई है। अब फिर अमानुल्लाह भट्टी साहब आए हैं, तो अमानुल्लाह भट्टी साहब कह रहे थे कि वो ऑर्डर कौन सा है, मैंने कहा जी 21 है। इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा हुआ है, ऑल रेमेडीज ऑफ लॉ लिखा हुआ है, सेकिंग ऑल रेमेडीज ऑफ लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब ऐसे दाखिल होना है। समझ आ गई मेरी बात की? यानी ये आम आर्टिकल, आम सेक्शन, आम ऑर्डर सब सेक्शन नहीं है, इंटरनेशनल है और उसकी वेटेज और उसकी वास्टनेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैंने आर्टिकल 199 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का, उसकी एप्लीकेशन क्यों मूव की है और कौन से ग्राउंड्स पर की है, वो मैंने इन तमाम ग्राउंड्स पर की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20/6/2023 को ऑनरेबल उमर दराज हरल साहब ने इनके अरेस्टेशन वारंट्स जारी किए थे। अब चूंकि इस पर्टिकुलर कोर्ट में ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहे थे। ठीक है जी, इसमें जब जजेस इसके चेंज हो रहे थे तो जजेस अब कर क्या रहे थे, जजेस प्रीवियस जज के रिमार्क्स रीड आउट ही नहीं कर रहे थे। 20/6/2023 को इन तमाम लोगों और अननोन पर्सन के खिलाफ जिनके नाम एंटर किए हुए हैं उसके मुताबिक, और उसमें इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इदारे आ जाते हैं, मैं ब्रीफ कर चुका हूँ आपको पहले ही, उन सब के वारंट अरेस्टेशन जारी हुए थे। वारंट अरेस्टेशन में उस ग्राउंड को फॉलो किया गया था। वारंट अरेस्टेशन में क्या था कि ये लोग कोर्ट में ही नहीं आ रहे, इनकी अपीयरेंस ही नहीं है। आर्टिकल 199 के मुताबिक और ऑर्डर 21 के मुताबिक इन्हें लाजमी अपेयर होना था। इसके अलावा सेक्शन 94 सीपीसी की प्रोसीडिंग के मुताबिक होना था, मगर ये नहीं आए, डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड थे। ठीक है जी, ये मैंने ग्राउंड सेट किए थे इसके स्टेप बाय स्टेप, और बाकी मैं आपको ग्राउंड लेटर ऑन बताता हूँ। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का जो मेरा ज़ाती केस है, आतिफ सलीम भट्ट बनाम फरहान अली वगैरह, ये मैंने 3/2/2023 को लॉन्च किया था ऑनरेबल उमर दराज हरल साहब के कोर्ट में। उन्होंने इसका फाइनल वर्डिक्ट दिया था, एक्स पार्टी डिसीजन आया हुआ है मेरे हक में पहले ही। और एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब है कि जिन लोगों के नाम मैंने दिए हैं ये पहले भी कोर्ट में अपेयर नहीं होते रहे और ट्रायल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें थोड़ी सी मैं चीज़ बताऊंगा इससे पहले कि मैं सेक्शन 94 की प्रोसीडिंग में जाऊं। एग्जीक्यूशन का फ़र्क और ट्रायल का फ़र्क क्या होता है और हमारे यहाँ मिस्टेक्स की अक्रंस कैसे होती है। एग्जीक्यूशन जनाबे वाली होती है अमल दरामद स्टेज, जहाँ पे आपने मनो अन जो डिग्री होल्डर की फेवर में पास हुई है, एक्स पार्टी पास हुई है या व्हाट्सएवर जो भी पास हुई है, उस पर आपने मनोन अमल करना है। आपने उससे कोई सवाल जवाब नहीं करने, आपने उससे ज़्यादा नहीं कोई पूछना। उसमें सिर्फ वो आपको एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देने का पाबंद है रियल सेंस में, जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ऑर्डर 21 में, वो आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी देगा। उसके अलावा आप उससे कोई कॉपी नहीं तलब करनी, आपने दूसरी पार्टी को देखना कि वो क्या देती है, और उसके बाद आपने फर्दर उसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल तलब करनी है। यानी उसे आपने अमल दरामद तक रखना है। अमल दरामद का मतलब है तो शॉर्ट हेयरिंग्स करनी है। ये 2 या 3 या मैक्सिमम 4 हेयरिंग्स का केस होता है, इससे अब ये केस जाता ही नहीं है। दूसरा होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को बेसिक पॉइंट से ले रहे हो, यानी 0 पॉइंट से ले रहे हो। तो अब हमारी सोसाइटी में होता क्या है, जितने हमारे लॉ फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें ऑनरेबल हमारे भाई बहन जो जजेस के ओहदों पर फाइज हैं,
वो करते क्या है कि वो मिक्स कर जाते हैं कन्फ्यूजन की वजह से। एग्जीक्यूशन एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है और जो दूसरा ट्रायल कोर्ट है वो डिफरेंट चीज़ है। वो मिक्स क्या कर जाते हैं, वो डिग्री होल्डर का ही ट्रायल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको ब्रीफिंग और मिसाल इस तरह तरीक़ा से देता हूँ कि मैंने 3/2/2023 को एप्लीकेशंस 2 मूव की हैं। 1 नहीं मूव की, कितनी एप्लीकेशन मूव की हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 2 मूव ऑन की हैं कोर्ट में। 1 एप्लीकेशन थी ऑर्डर 21 की, उस पर लिखा हुआ था इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन थी सेक्शन 94 सीपीसी की। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि मैंने जो सेक्शन 94 की एप्लीकेशन मूव की थी उसका पर्पस क्या था कि ये लोग कोर्ट में अपेयर नहीं होते, इनका राइट जो है वो परमानेंटली इनका राइट स्ट्रक ऑफ किया जाए और जो सेक्शन 94 है उसकी सारी इंप्लीमेंटेशन इसके ऊपर की जाए जो है। तो अब इसकी फर्दर ब्रीफिंग मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 94 क्या कहता है कि जनाब जो जजमेंट डेटर्स है ना, जिनके अगेंस्ट डिसीजन आया हुआ है, अननोन पर्सन्स हैं, और अगर आपने रैम्प डिसीजन लिया, रैम्प का मतलब होता है जो मल्टीपल पर्सन्स पर इन एप्लीकेबल होता है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस तरह कि अगर आप एक माफिया के अगेंस्ट लेते हो, वो जाली रजिस्ट्रियाँ बना रहा है और वो मेजर पर्सन ही हार गया जिसके नाम से जाली रजिस्ट्रीज की इब्तदा हुई थी, और कभी कोई केस कर देता है उसके ऊपर दूसरे पर्सन के, कभी कोई केस कर देता है, तो वो उन तमाम पर एप्लीकेबल होगा, उनके एडवोकेट साहिबान समेत। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की यहाँ तक। सेक्शन 94 में होता क्या है, सेक्शन 94 की जब भी कंडीशन लग जाती है ना सीपीसी की, तो आपको जजमेंट डेटर्स जो है ना उन्हें लाजमी कोर्ट आना होता है। ना सिर्फ आना होता है बल्कि उन्हें अपनी श्योरिटी यकीनी बनानी है। ना सिर्फ श्योरिटी यकीनी बनानी है, अगर वो कोई सेटिस्फैक्ट्री चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं देते, फीडबैक नहीं देते, डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की आप लोगों ने अटैचमेंट करनी है। प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के अलावा प्रॉपर्टी को सोल्व करना है, क्योंकि मकसद होता है कि जजमेंट डेटर की डिग्री की सेटिस्फेक्शन करना, जजमेंट डेटर्स के राइट को प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, सिविल प्रिजन में उसे भेजना, उसके नॉन बेलेबल वारंट इशुएंस होती है, 1 साल के लिए होती है। सेक्शन 94 सीपीसी में पेनल्टी हिट नहीं होती, तो इसलिए जेल में लाजमी भेजना होता है। अगर वारंट निकल आया तो जुर्माना नहीं हो सकता, वो जुर्माने में नहीं कन्वर्ट हो सकता और वो स्टैंडेबल है एज इट इज़ जो है। इसके अलावा आपने रिसीवर अपॉइंट करना है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्लज कर लेगा। प्लज की भी किस्में होती हैं। एक प्लज ये होता है कि डिग्री होल्डर्स का जितना नुकसान हुआ उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑन दी स्पॉट सेल करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद, जैसा कि कॉरपोरेशन है, रेवेन्यू है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने सीज कर देना है ताकि वो बंदा अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट ना कर सके। उसको आपने पेमेंट देनी है ऑन दी स्पॉट। फर्ज करें अगर एक पर्सन है, जिस तरह कि मैंने अपना केस बताया, मैंने 4 टाइम्स कंस्ट्रक्शन की है तो उन्होंने डिमोलिश कर दी है, डिमोलिश किया तो उसको उसकी पेमेंट देनी है आपने। इसके अलावा फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने सेल आउट करना है। वो क्यों सेल आउट करना है या उसकी अटैचमेंट करनी है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क करता था, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में डिलिबरेटली ये हर्डल्स क्रिएट करते थे कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है। ठीक है, अब इसमें हुआ ये कि पहली इसकी समात हुई 3/2/2023 को, वो लोग नहीं अपेयर हुए, उन्हें हालांकि नोटिस की भी इशुएंस हुई। हालांकि ऑर्डर 21 के मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, ऑर्डर 21, और इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है 2018 में सिविल कोड प्रोसीजर 1908 में। अगर एक बंदा लिख देता है इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ, तो टोटल कितने अंडर फॉल करते हैं, उसके उसके अंडर ऑर्डर फॉल करते हैं 106, यानी 106 ऑर्डर्स का वो मजमू है। उसके मुताबिक आपने फ्रेश नोटिस इशू ही नहीं करना जजमेंट एक्टर्स को जो है, वो आए ना आए। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्टाइल चल रहा है, तो इनको एप्लीकेशन 1 थी उसकी, इनको नोटिस एटलीस्ट 5 टाइम इशुएंस करवाई और इन्होंने रिसीव की है। रिसीव करने के बाद ये लोग कोर्ट में अपेयर नहीं हुए, ना खुद आ रहे हैं, ना कोई काउंसिल विटनेस दे रही है, ना कोई गारंटी दे रही है, ना कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जनरेट की गई। 3/2 को नहीं आए, 3/2 के बाद 22/2 की हेयरिंग थी, 22/2/2023 की, उसमें ये लोग अपेयर नहीं हुए। उसके बाद 22/2 के बाद 30/3/2023 की हेयरिंग थी, उसमें ये लोग अपेयर नहीं हुए। उसके बाद 15/5/2023 की हेयरिंग थी, उसमें ये लोग अपेयर नहीं हुए। उसके बाद फाइनली मैंने 20/6 की हेयरिंग में पर्सनली मैं गया, मैंने उधर अपना लाइसेंस पेश किया और मैंने उन्हें कहा कि जी ये लोग नहीं आ रहे, इनके एड्रेसेस बिल्कुल एक्यूरेट है, सारा कुछ एक्यूरेट है। उन्होंने नोटिस की रिपोर्ट मंगाई, नोटिस भी नहीं डिलीवर हो चुके थे, यानी वो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल भी पूरा हो गया था और बाकी रिक्वायरमेंट भी हो गई थी। तो उसके बिहाफ पर, जिसे प्रीलिमिनरी डिस्कशन कहते हैं या प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स कहते हैं, तो ऑनरेबल उमर दराज सरल ने इनके वारंट अरेस्टेशन जारी किए हुए थे, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है सेक्शन 94 सीबीसी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, और 5 चीज़ें उन्होंने मेंशन की गई हैं।
अब ये ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया, उसके अलावा उन्होंने किया क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 एप्लीकेशन मूव की हैं। ये ऑर्डर कौन सी एप्लीकेशन पर जारी हुआ है? ये ऑर्डर सेकंड एप्लीकेशन पर जारी हुआ है। फर्स्ट एप्लीकेशन का उन्होंने क्या कहा, जो ऑर्डर 21 की प्रोसीडिंग थी, इसलिए उन्होंने ये 2 पेजर यूज़ किए हुए हैं। उसमें उन्होंने कमीशन अपॉइंट कर दिया कि जी ऑन दी स्पॉट ना आप लोकेशन जो है वॉच आउट करो। हालांकि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास थे, उसमें उनका कन्फेशन एडमिशन लिखा हुआ था, यानी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आम नहीं थे। जैसे ही मैंने केस का डिसीजन लिया, उसके बाद नदीम ने मेरे अगेंस्ट केस किया था, तो उसने अपना बयान हल्फी सिविल कोर्ट में जाके खुद ही जमा करवाया हुआ है ऑनरेबल सिविल कोर्ट जज के पास जो है। बाकी लोगों ने गवाहियाँ दी हुई हैं, जाली रजिस्ट्रीज इन्होंने अपनी चलाई हुई हैं सिविल कोर्ट्स में जो है। और इसी के अलावा इन्होंने कन्फेशन किया हुआ है दूसरे जज के पास भी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। ठीक है जी। अब उन्होंने कमीशन तैनात कर दिया, लेकिन ये जो ऑर्डर एप्लीकेशन 2 का जो पास हो चुका है ना, ये एप्लीकेबल था मनवान के साथ, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, गालबन 225 दिन हो गए हैं, आज 226वां दिन है जिस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। ना उन्हें अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके कोर्ट लाया गया, ना कोई सिक्योरिटी जनरेट की गई। भाई आप लोगों ने जब जनरेट ही कुछ नहीं किया, तो डिग्री होल्डर की आपने स्टेप कोई नहीं कवर किया हुआ। अब आप मुझे कह रहे हो कि जी ऑर्डर 21 का फाइनल डिसीजन आप ले लो। फाइनल डिसीजन तो मैं तब लूँ ना, आप लोगों ने डिग्री होल्डर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ सिक्योर की हुई है? कुछ भी नहीं सिक्योर किया। हर हेयरिंग पे वो आ रहा है। आप लोगों ने क्या किया? उमर दरासल साहब ने लिखा जी 5/7/2023 को लोकल कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट पुट करेगा। लोकल कमीशन अपनी रिपोर्ट पुट करने के बाद आप हम गाइड करेंगे कि कौंसल ने क्या करना है, जो एप्लीकेशन 1 है उसके मुतालिक। लोकल कमिश्नर ने रिपोर्ट बना दी, उसमें उसने सारा मैनिपुलेट कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन से उसकी रिपोर्ट मैच नहीं करती थी कोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन से, जो हर कोर्ट में एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसने क्या किया जी, मैंने फिर उन्हें कहा कि जी ये तो रिपोर्ट ही इन्होंने सारी रॉन्ग लिखी हुई है। तो हमारे पास अटेस्टेड कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल की। वो कौन कौन सी अटेस्टेड कॉपीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की हैं? एक तो फर्स्ट डिसीजन की कॉपी है अटेस्टेड जो है। उसके अलावा नदीम ने जो मेरे अगेंस्ट केस किया था ना, जिसमें नदीम कह रहा है मेरे जीतने के बावजूद, मेरे प्लॉट के तयन के बावजूद, परमानेंट इंजेक्शन के बावजूद कि ये मेरा प्लॉट है, क्योंकि ये नौसरबाद एक गैंग बना हुआ है और जाली रजिस्ट्रीज बनाई हुई हैं इन्होंने खासी ज़्यादा। इसकी मैं अभी तफसील बताता हूँ थोड़ी बहुत आपको। तो वो कह रहा है कि जी आतिफ भट्ट जो है वो मेरे प्लॉट पर काबिज हो रहा है। वो कहाँ पे जाके कह रहा है? वो सिविल कोर्ट में पटिशन लॉन्च कर रहा है। ऑनरेबल जज साहब थे मोहम्मद शफीक वैंस साहब। अब उसमें वो चला क्या क्या रहा है? वो अपनी दरख्वास्त दे रहा है, अपना बयान हल्फी यूज़ कर रहा है, अपने गवाहान के नाम दे रहा है, गवाहान की गवाहियाँ दे रहा है जी पहले स्टेप में। इसके अलावा जो रजिस्ट्री है उसकी फ़ोटो कापीज़ दे रहा है, रजिस्ट्री की भी और फ़र्द की भी फ़ोटो कापी दे रहा है। अब ये गैंग ने ऑपरेट कैसे किया हुआ है और इस गैंग का लीडर कौन है? इस गैंग का लीडर है जनाब ये जो एडवोकेट आतिफ वैंस है ना, इसका चैम्बर नंबर 39 है। इसके वालिद का नाम है मोहम्मद बूटा, सैगल सिटी का ये रेजिडेंट है। ये जाली रजिस्ट्रियाँ बना रहा है। इसे किसी टाउन डेवलपर ने हायर नहीं किया। मैंने क्यों कहा कि ये जाली रजिस्ट्रीज बना रहा है, ये मैं अभी साबित करने लगा हूँ। अब जब मैंने कोर्ट से डिसीजन लिया, तो इसने अगर किसी ने भी मेरे अगेंस्ट डिसीजन करना था ना, तो उसमें 30 दिन का टाइम था। एक तो टाइम बार्ड पहले ही ओवर हो गई थी। तो इन्होंने जिस तरह की एक टिपिकल स्टाइल है हमारे ये सबब एरिया फैसलाबाद का, इन्होंने क्या हाई कोर्ट बेंच लेना है। ये कई करी फिरते हैं कि जी हमने हाई कोर्ट बेंच लेना है, खाक इन्होंने हाई कोर्ट बेंच लेना है जी। 48वें दिन बाद इसने जी मेरे खिलाफ केस लॉन्च किया। मकसद क्या था कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, ये तामीरात ना कर सके। हालांकि मैंने तामीर की थी। ये लोग उसी एरिया के रेजिडेंट थे, ये एंटर हो जाते थे, एंटर होने के बाद उसकी तोड़फोड़ कर देते थे। ठीक है जी, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब उसमें जो रजिस्ट्रीज यूज़ हुई हैं, वो रजिस्ट्री कौन सी यूज़ हुई है कि नदीम ख़रीद रहा है इफ्तिखार से और इफ्तिखार ख़रीद रहा है मंजूरा बीबी से। आप मुझे बताएं, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 है, इसमें जजमेंट लेटर नंबर 3 है। मंजूरा बीबी तो पहले ही एक्सपार्टी हो चुकी है जनाब 2021 के डिसीजन में, जो 3/4/2021 को आतिफ सलीम भट्ट में लिया, कोर्ट में अपेयर ही नहीं हो रही। कहाँ है उसकी असल रजिस्ट्री? दिखाई नहीं रही डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है। और चैम्बर नंबर 50 है, इसरार अहमद गिले का वकील है जी। वो आया था एक दफ़ा, अपना लाइसेंस पेश करके गया, उसके बाद आया ही नहीं, और ये केस के एंड तक वो आया ही नहीं, जवाब भी नहीं आया इसका, जो पहले केस में जिसकी एग्जीक्यूशन करवा रहा हूँ मैं आजकल। ठीक है, समझ आ गई? कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं आया। अब मंजूरा ने बेची इफ्तिखार को। मंजूरा के नाम के ऊपर तो कोई ओरिजिनल सेल डीड है ही नहीं, कोई रजिस्ट्री है ही नहीं। इसके अलावा मैंने मंजूरा के रिकॉर्ड भेजे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, जहाँ से जजमेंट होती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इंतकाल नंबर है।
तो मंजूरा बीबी के नाम पे मालूम हुआ ज़ौजा मोहम्मद सदीक, जो कि अपना एड्रेस लिखती है जी सकना 80 गाफ बे, ठीक है, खुशीपुर, फैसलाबाद। मंजूरा बीबी का कोई इंतकाल नंबर ही नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कुछ कोई इंतकाल नंबर है, यानी उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो क्या कर रही है जी, 2015 में एक जाली रजिस्ट्री बनवा रही है, किसको, सेलिंग की, इफ्तिखार अहमद को। या तो वो जाली रजिस्ट्री बना रही है या इनका ही कोई प्लांटेड किया हुआ वो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि गांव के लोग इतने क्वालिफाइड नहीं होते। तो उसने क्या किया, मैनुअल रजिस्ट्री बन रही है जनाब, आप मुलाहिजा करें। और ये रजिस्ट्री बन कौन से सन में रही है, ये 2015 में बन रही है, जबकि उस वक्त कंप्यूटराइज रजिस्ट्रीज बनती थी। उस क्योंकि मंजूरा के नाम पे इंतकाल नंबर ही नहीं, ना पीछे कोई वजूद है, ना कोई एग्जिस्टेंस है। तो इसका मतलब है जब इंतकाल नंबर ही नहीं तो फ़र्द जमाबंदी नहीं है, तो वो किस चीज़ की रजिस्ट्री क्रिएट कर रही थी। रजिस्ट्री बनी है जनाब इफ्तिखार के नाम पे, उसमें वो इंतकाल नंबर क्या लिख रहे हैं जी, इफ्तिखार का मैनुअल रजिस्ट्री पे 38728। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, जहाँ से इंतकाल नंबर के बारे में मालूमात होती हैं, उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, और फर्दर इसे म्यूटेशन राइट या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। वहाँ से पता चलता है कि जी इसके नाम पे भी कोई इंतकाल नंबर नहीं है, यानी मंजूरा के नाम पे भी कोई इंतकाल नंबर नहीं है, जिसको वो फ़रोख्त कर रही है इफ्तिखार अहमद, उसके नाम पे भी कोई इंतकाल नंबर नहीं है। उसके वालिद का नाम है वल्द मोहम्मद हनीफ। अब इफ्तिखार अहमद आगे से जनाब किसको सेल कर रहा है जी, प्रॉपर्टी इफ्तिखार अहमद कर रहा है जी मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक को, ठीक है जी। अब उसने क्या किया जी, जब उसको सेल कर रहा है ये, तो उसकी इन्होंने रजिस्ट्री बनवाई। रजिस्ट्री बनाने के बाद नदीम के नाम के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक कोई इंतकाल नंबर नहीं है, ना मंजूरा के नाम पे कोई इंतकाल नंबर है, ना नदीम के नाम पे है, ना कोई इफ्तिखार के नाम पे है। चले स्लैब को सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। मंजूरा, इफ्तिखार और नदीम के नाम पे इंतकाल नंबर है ही नहीं। तो जब इंतकाल नंबर ही नहीं है तो फ़र्द जमाबंदी नहीं है। जब फ़र्द जमाबंदी नहीं है तो खेवट कटोनी खसरा नहीं है, खसरा नहीं है तो प्लॉट नहीं है, 0 पॉइंट है। मंजूरा 0 पॉइंट ही है ना जनाब, 0 को 0 पे डिवाइड करो तो 0 ही रहता है ना यार, जो है। समझ आ गई मेरी बात की। अब इसकी रजिस्ट्री किसने बनाई है, ये आतिफ हैंस ने बनाई हुई है। आतिफ हैंस ने यहाँ से एक कारोबार शुरू किया कि लोगों की जाली रजिस्ट्रियाँ बना के लूटने का, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का। और ये रजिस्ट्री बनाने के बाद मेरे कोर्ट के डिसीजन के बावजूद हर एक को मेरे प्लॉट में एंटर करी जा रहा था, अपने गैंगस्टर ग्रुप्स के साथ मिलके, जो है, ठीक है जी। पिछले दिनों ये तैयब बाकर वाला को सपोर्ट कर रहा था। मेरी रजिस्ट्री बनाई किसने हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी रजिस्ट्री बनाई हुई है राना मोहम्मद मुर्तज़ा हकीम ने, जो कि करंट सेक्रेटरी है, रिसेंटली इलेक्शन विन किया है। ये वाले को सपोर्ट कर रहा था तो वाला हार गया था, ठीक है जनाब। तो इंतकाल नंबर नहीं है किसी का भी नहीं, तो इंतकाल नंबर ही नहीं है, तो इंतकाल नंबर के बगैर तो रजिस्ट्री नहीं होती, टाउन में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। टाउन ऑनर का नाम क्या है, मोहम्मद रऊफ़। मैंने किससे ख़रीदा था, डायरेक्ट टाउन ऑनर से ख़रीदा था। उनके बच्चों ने खुद ही आके मेरे हक़ में गवाहियाँ दी थी। इतनी जामिया प्रोसीडिंग पहले केस की हो चुकी है, जिसकी मैं एक्स पार्टी का डिसीजन ले रहा हूँ। उन्होंने कॉर्नर प्लॉट का तयन कराया था, जज साहब को मेरे हक़ में बयान दिया था, अपना एडवोकेट बिठाया था। इतनी लंबी चौड़ी ट्रायल प्रोसीडिंग के बाद मेरे हक़ में एक्स पार्टी डिसीजन हुआ था, ये ऐसे नहीं लिया। तो जब एक बंदे की चीज़ ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसके अपने नाम पे मदीना सिटी में खुद कोई प्लॉट नहीं है, आतिफ हैंस के नाम पे, जो है, कौन सी प्रॉपर्टी ये खरीदो फरोख्त कर रहा है जनाब, ये तो बताएं। बाप इसका एक गवर्नमेंट सेक्टर में माली था। इसका चचा जो है वो भी इसके साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है। इसके चचा का नाम है मुख्तार, उसके भी वारंट अरेस्टेशन निकले हुए हैं 20/6/2023 को, जो है पूरा टब्बर ही चोरादाना या नहीं। और ये इलेक्शन कमीशन में आके या किसी पार्टी के थ्रू किसी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट लेके अपनी करप्शन को वाइट करना चाह रहा है, जो है, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब नदीम का मोटिव क्या था कि मेरी कंस्ट्रक्शन ना कर सकूं, और जज साहब ने क्या किया जनाब, स्टे ऑर्डर दे दिया। अब ये जो स्टे ऑर्डर दिया है ना उन्होंने एक टेक्निकल मिस्टेक्स की है। मैं अभी अब बताता हूँ कौन सी जजमेंट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 1992 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 618 की। उसके मुताबिक अगर किसी रजिस्ट्री का इंतकाल नंबर नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट कोई स्टे ऑर्डर दे ही नहीं सकते। वो आया, रीडर ने उठा के मोहर लगा दिया। माशाल्लाह रीडर भी बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं ना। और उसमें जो फर्द इससे यूज़ की हुई है ना, 38728 नंबर आ रहा है इफ्तिखार की रजिस्ट्री पे इंतकाल नंबर। नदीम की रजिस्ट्री पे जनाब आ रहा है खेवट नंबर 211, इंतकाल नंबर क्या आ रहा है 45,915।
और उसकी जो फ़र्द है ना, इन्होंने उसे जो जाली बना के दी है, क्योंकि इंतकाल नंबर वाइज रेवेन्यू पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट के खाते में इंतकाल नंबर है ही नहीं। इन्होंने उसको जो जाली फ़र्द बना के दिया, उसके ऊपर उसका एक नया ही नंबर डिस्कवर हो रहा है 48 दिन बाद, वो हो रहा है 6,1094। मकसद क्या था, ये तामीर ना कर सके, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है स्टे ऑर्डर के बावजूद गवर्नमेंट या कोर्ट, मेरी रेजिडेंसी उस एरिया में नहीं है तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, तो इसमें हर्डल क्रिएट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई। इन्होंने कोर्ट को मिसलीड और मिसगाइड किया। कितनी देर ना कर सके, अगर एक बंदा माइनर सा भी स्टे ऑर्डर लगवा देता है तो वो 6 मंथ तो कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हमारे लॉ फैमिली मेम्बर्स जो हैं तो उनको तो खुद अवेयरनेस नहीं है, ना लॉ की है ना बाकी चीज़ों की है, ठीक है। वो मैंने अटेस्टेड कॉपी साथ लगाई हुई है। इसके अलावा जस्टिस ऑफ पीस में गया हूँ, जस्टिस ऑफ पीस में ये क्रिमिनल कोर्ट में भी जाके ये खुद बयान दे रहे हैं कि ये हमारा रकबा है, और उसमें आके ये फर्दर तफसील बता रहे हैं पुलिस स्टेशन में कि यही रकबा इफ्तिखार ने नदीम को सेल किया है, और यही रकबा मंजूरा ने इफ्तिखार को और इफ्तिखार ने नदीम को सेल किया है, ठीक है जी। यानी स्लैब कहाँ से चली है, मंजूरा से। इसी तरह की इस नमूने ने कोई 35-40 जाली रजिस्ट्रीज क्रिएट की हुई हैं, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसमें ये रैंप डिसीजन काउंट होता है। यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद वो कोर्ट ने केस खारिज किया है 29/1/2022 को, क्योंकि ये करने के बावजूद, स्टे ऑर्डर लेने के बावजूद, कोर्ट को मिसलीड और मिसगाइड करने के बावजूद अपेयर ही नहीं हो रहे थे कोर्ट में। इन्हें पता था कि चेकिंग होनी है, असल रजिस्ट्री चेकिंग होनी है, थी असल रजिस्ट्री तो कहाँ है इनकी असल रजिस्ट्रीज जो है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके अलावा ये जस्टिस ऑफ पीस में भी जाके कन्फेशन करी जा रहे हैं। अब सिचुएशन यहाँ पे इस केस में ये बनी हुई है कि ऑर्डर इश्यूएंस हो चुकी है एप्लीकेशन 2 की, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की, जिसमें इन सब के अरेस्टेशन वारंट निकले हुए हैं। किस केस के निकले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जनाब निकला हुआ है नंबर 1 जजमेंट लेटर है फरहान अली उसका, नंबर 2 जजमेंट लेटर है उसी का फादर मोहम्मद सदीक उसका, नंबर 3 जजमेंट लेटर है मंजूरा बीबी उसका, नंबर 4 जजमेंट लेटर है जनाब मोहम्मद नदीम वल मोहम्मद रफ़ीक उसका, नंबर 5 जजमेंट लेटर है शबीर अहमद वल बशीर अहमद। ये लोगों को लेके ना हमारे प्लॉट में घुस जाता था और इनका कारिंदा था, और जाली रजिस्ट्री सेल करी जा रहा था, लोगों से पैसे रिसीव करी जा रहा था, उधर इलीगल इंटरफेरेंस कर रहा था कोर्ट के डिसीजन के बावजूद। ये सारे घुसते थे वकील समेत इनके। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 कौन है, नंबर 6 पर्सन है जी मुख्तार वल्द अननाउन। मुख्तार जो है वो उसी एरिया में रहता है, और मुख्तार की उसी एरिया 25 में एक उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, लेकिन मदीना सिटी वगैरह के साथ या मेरे इस पर्टिकुलर प्लॉट के साथ उसका कोई कंसर्निंग नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। यानी इसका मतलब है कि आप मुख्तार की प्रॉपर्टी सेल करके, जिसका मैंने लास्ट में मुसवदा भी पेश किया था 20/12/2023 को, अपने पैसे जजमेंट डेटर्स के सेल करके प्रॉपर्टी वो डिग्री होल्डर रिकवर कर सकता है। और उसके अलावा अगर एक बंदा लिख देता है ना इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ, उस दिन मैं चूँकि लॉ फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑनरेबल जज साहब अमानुल्लाह भट्टी साहब जो कि हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें बड़ा केयरफुली व्यू कर रहा था। वो पहली चीज़ को देख रहे थे, एप्लीकेशन 1 को देख रहे थे, और उसका भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसके फर्दर पॉइंट नहीं पढ़ रहे थे, बाकी चीज़ें फर्दर पॉइंट्स में लिखी हुई हैं इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ। जब एक बंदा ये लीगल टर्म यूज़ कर देता है ना इनेबलिंग लॉ प्रोविजन ऑफ लॉ, तो उसमें अगर वो अननोन पर्सन में किसी का नाम नहीं लिखवाता तो ऑल प्रोविजन उसने यूज़ किया है ना, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बाकियों पे भी एप्लीकेबल हो जाती हैं। अब ये किस किस चीज़ पर एप्लीकेबल है जिसमें इनको जेल भेजना है, ये आतव वैंस पे भी एप्लीकेबल है, इसे गिरफ्तार करें। 39 नंबर चैम्बर है अल्लामा इकबाल लॉ बिल्डिंग में, इसका जो है अल्लामा इकबाल चैम्बर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में, इसे गिरफ्तार करें। ऑर्डर निकला हुआ है 20/6/2000 का। यहाँ इसने इस माफिया से लाखों करोड़ों रुपया कमाया हुआ है। इससे इसकी प्रॉपर्टी की लेंगे एविडेंस कि ये एविडेंस दे, इसकी प्रॉपर्टी को जब्त करें, उसको सेल करें और वो पेमेंट पूरी करें जो सेक्शन 94 सीपीसी की प्रोसीडिंग निकली हुई है। इसके अलावा इसरार अहमद गिल था, वो अपेयर ही नहीं होता था, वो मेमो दे के ही भाग जाता है। जब सेक्शन 94 सीपीसी आता है ना, तो वहाँ पे मेमो की कोई एक्सेप्टेंस, कोई वेटेज रहती ही नहीं लीगल टर्मिनोलॉजी में। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि लाइसेंस की कोई वेटेज नहीं है, वो जवाब ही नहीं देता। उसने एक रहता ही अपना एक ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। और इसका एक बेस्ट फ्रेंड है जी चंगेज़ अहमद खान काकड़, वो आजकल ना पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जी इलेक्शन लड़ने के चक्कर में है, ठीक है। खैर उसका इस केस से लेना देना कोई नहीं। फिर इन्होंने पुलिस को साथ मिलाया था, पुलिस ने इनके सहूलतकार का काम सर अंजाम दिया है, तो पुलिस वालों को भी गिरफ्तार करें जनाब, करें। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को गुलाम मुबशर मैकन होता था, उसे गिरफ्तार करें। नबील खोखर होता था, रावलपिंडी होता है आजकल, भेजें ऑर्डर, आप करें इशू और
करवाएं इसकी गिरफ्तारी जो है। वहीद शाहिद होता था, शकील शाहिद का भाई, जिसे इमरान खान साहब ने लेबर मिनिस्टर पंजाब बनाया हुआ था, SHO था। तो 10-10 लाख रुपया ये रिश्वत दे के उनको भी बाउंड कर लेता था। 26 टक लगते होते थे। गांव के लोग तो करप्शन जितनी इंक्रीज करते हैं इतनी कोई इंक्रीज ही नहीं करता, हर एक को मेरे प्लॉट में घुसा देता होता था। और मुझे ब्लैकमेलिंग करके मेरे से अलहदा पैसे लेने के चक्कर में था ये जो था। ऐसे ये गलीज और घटिया लोग हैं, वो पूरा एरिया तो कोई और काम करता ही नहीं, वो सारे यही करते हैं। एक और दूसरा सिफारशी बन के आ जाता है, कोई रात के 10 बजे बेवकूफ़ों की तरह फिर रहा होता है। तो इसमें इनकी करें। अब किसी वकील की प्रॉपर्टी करके आपने मेरे पैसे पूरे करके देने हैं, या जिसकी भी करके देने वो करें, और इनको जेल तो भेजें ना आप जो है। और इसको काइंडली डिले ना कीजिएगा। 227वां दिन है आज जनाब, ये पकड़े ही नहीं गए। तो वो एप्लीकेशन पे उन्होंने जनाब ऑर्डर इशू किया, उस पर अमल दरामद करवाएं फौरी तौर पे। 227 दिन हो गए हैं, उस पर आपका अमल दरामद ही नहीं है कोर्ट का जो है। वो सेकंड एप्लीकेशन थी। अब आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ जनाब अली ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन 1 पे, और बताता हूँ कि आर्टिकल 199 की ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, अब हो क्या रहा था कि 2 एप्लीकेशन थी, एक पे तो उसने ऑर्डर कर दिया है, तो राइट तो इनका जनाब स्टक ऑफ हो चुका है 20/6/2023 का। आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया, आज़ादी दी हुई है कोर्ट ने कि फिर ही जाओ जनाब जो है। एग्जीक्यूशन चल रही है यार, अमल दरामद लाजमी करवाना है, ठीक है। अब उसने जो कमीशन बनाया था, या जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी ना, पॉइंट समझते हैं इसमें। उसमें अगर स्टेटस कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था तो वो एप्लीकेशन 1 का हुआ था, एप्लीकेशन 2 का नहीं हुआ था। एप्लीकेशन 2 स्टैंडेबल है, अमल दरामदेबल है। अब उसमें 5/7/2023 की हेयरिंग में उमर दराज हरल साहब क्या लिख रहे हैं कि जनाब आप ऑब्जेक्शन फाइल करो। मुझे रिपोर्ट आ गई है, मैंने रिपोर्ट रिसीव की है। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही थी, कहाँ कोर्ट के डिसीजन और कहाँ वो अपने पास ही लिखता रहा है। वो नकाश लियाकत बाजवा था, इनका ही 26 का जट था वो भी, ठीक है। 30,000 रुपया रिश्वत मांग रहा था मेरे से ना पहले दिन ही, कि जी मैं आपकी फेवर में रिपोर्ट लिख देता हूँ तो 30,000 रुपया आप रिश्वत दे दें, जिसे इन्होंने कमीशन अपॉइंट किया था खैर से उमर दराज हरल साहब ने। अच्छा, अब उसमें वो फर्दर नोट में अपने क्या लिख रहे हैं 5/7 के, कि जी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट को मैंने देख लिया है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। अब वो कौंसल को कह रहे हैं कि जी आप ऑब्जेक्शन फाइल करें इस रिपोर्ट पे। किसकी कौंसल को कह रहे हैं? डिग्री होल्डर्स की, क्योंकि ऑर्डर पहले अगलों के खिलाफ इशू हो चुका है और आप हमें रिलीफ के बारे में गाइड करें। ये कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ की है, जिसमें वो फुल फ्लेज रिलीफ चाहता है, यानी वो टोटल अपनी प्रॉपर्टी की लवाजमात को एंजॉय करना चाहता है। उस बारे में आप कब फाइल करें? आप 25/9/2023 को फाइल करें। 25/9/2023 को मैंने ऑब्जेक्शन भी फाइल की है। मैंने उसकी रिपोर्ट को, जैसा कि मैंने बताया अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, तो अटेस्टेड कॉपीज़ लगाई, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट्स में हम लोग जाते हैं, उन्हें डील करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान को जानते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार डिले टैक्टिक्स यूज़ हों। इसके साथ अटेस्टेड कॉपीज़ में क्या है कि नदीम ने जो मेरे अगेंस्ट पटिशन की है, जस्टिस ऑफ पीस वाली अटेस्टेड कॉपी लगी है। उसके बाद 1/5 का मैंने कॉल रिकॉर्ड मंगवाया है, जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर इशू करती है, जो किसी कोर्ट में चैलेंजेबल ही नहीं। उसके मुताबिक जब ये केस खारिज हुआ है तो ये लोग 23/2/2022 को दोबारा मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हुए हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, उसकी इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, यानी इन्होंने टोटली उसको डीमोलिश कर दिया है। उसकी मैंने तस्वीरें बनाई थी, वो तस्वीरें भी मैंने कोर्ट में शेयर की हुई हैं। 1/5 का ओरिजिनल कॉल रिकॉर्ड है, उस पर चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब जो है वो खुद बयान हल्फी जमा करवा रहा है। वह कहाँ जमा करा रहा है? मैंने क्यों कहा चैलेंजेबल नहीं है? ये मैंने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि जनाब हमारे ऑनरेबल उमर दराज हरल साहब जो है ना, वो चाहते हैं कि मैं ईच एंड एवरीथिंग देखूँ। तो उसमें वो इशू हुई है राना वहीद अहमद खान साहब को, जो कि सिविल जज क्लास 1 है। उनको उन्होंने जवाब भेजा हुआ है और उनसे फिर मैंने उसकी कॉपी ली हुई है असल जो है, ठीक है जी। 2 भेजी है ना उन्होंने, एक मुझे दी है, एक ऑनरेबल कोर्ट के रिकॉर्ड में है। कोर्ट के रैकेट के मुताबिक मेरे पास जो है वो मैंने असल दी हुई है, यानी इन्होंने सिविल जज क्लास 1 को फीडबैक विटनेस दी हुई है आतिफ सलीम भट्ट की फेवर में। 1/5 कॉल रिकॉर्ड के पंजाब लॉ ऑफिसर ने, जो चैलेंजेबल ही नहीं, जो बाप है पुलिस डिपार्टमेंट का। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की भी मैंने रजिस्टर्ड कंप्लेंट साथ लगाई हैं, पुलिस ने कोई FIR नहीं काटी। हालांकि ये ड्यूटी बाउंड है ना, इनका तो काम ही नहीं बनता कि ये किसी किस्म की चूचरा करें, पर घटिया आदतें पड़ी हुई हैं, काम ही जाती हैं ना। तो इनके भी वारंट अरेस्टेशन हो चुके हैं उस दिन के ही जारी जो हैं, तो गिरफ्तार करें। मैं इनके फ़ोन नंबर शेयर कर देता हूँ, इनके ID कार्ड की भी ब्लॉकेज हो जाएगी ईमेल्स पे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। इसके अलावा मैंने इनकी जाली रजिस्ट्रीज भी दी हुई हैं कोर्ट में ही, उसका एक अलहदा चैप्टर बना के दिया हुआ है।
इफ्तिखार की जाली रजिस्ट्री है, नदीम की जाली रजिस्ट्री है, इसके अलावा एक इसने उमर दराज की आतिफ वैंस ने जाली रजिस्ट्री बनाई हुई है, वो दी हुई है। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई। इसके अलावा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी रेवेन्यू की यानी इंतकाल नंबर की रिपोर्ट है, जिसमें साबित हो जाता है इनका कोई इंतकाल नंबर नहीं है, वो भी दी हुई है। उसमें लिखा भी हुआ है, नोट में हाईलाइटर से भी हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा ऑर्डर 21 की भी कॉपी दी हुई है। इसके अलावा पुलिस ऑर्डर की भी कॉपी दी हुई है। यहाँ तक मैं इसके अलावा विटनेसेस अलहदा रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगी हुई है ऑनरेबल कोर्ट की 25 सितंबर 2023 की, 25/9/2023 की, यानी कोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया हुआ है। समझ आ गई यहाँ तक बात की। तो कोर्ट का ना रीडर होता था उमर दराज सरल साहब की, जनाब लेटर ऑन ट्रांसफ़र हो गई, और कोर्ट का रीडर होता था राना सखावत। राना सखावत ने अब क्या किया जी, राना सखावत ने हाथ से ही लिखना शुरू कर दिया और इसने लिख दिया जी बहस मुकर्रर। उन्होंने बहस का कहा ही नहीं था। ठीक है जी, इसने बहस मुकर्रर लिख दिया। और हमारी बहन आ गई मोहतरमा फ़ातिमा क़य्यूम साहिबा, क्योंकि मैंने बताया मैं जुडिशरी का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। उन्होंने आके किया, जब मैंने बहस की ना 8/11 को, मोस्ट ऑफ टाइम तो वो एबसेंट ही रही हैं जितना उनका टेनर ऑफ स्टे रहा है यहाँ पे जो है। 8/11/2023 को मैंने रिपोर्ट पे बहस की, उन्हें फिर मैंने बताया, उन्होंने वॉच आउट किया। और सखावत ने क्या किया जी, राना सखावत ने हाथ से लिख दिया कि दूसरी पार्टी भी ना आके लोकल कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करे। उसने टेम्परिंग करते हुए रीडर ने इनकी इंडक्शन करवाई, हालांकि ऑर्डर तो उनके अगेंस्ट पहले ही निकल चुका है, तो वही इंडक्शन तो इनकी हो नहीं सकती। अब मोहतरमा फ़ातिमा क़य्यूम साहिबा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भाई बहन आते हैं ना, सिविल जजेस बनते हैं, वो पीछे से रिमार्क्स पढ़ते ही नहीं। उन्होंने 20/6 वाला ऑर्डर भी नहीं वॉच आउट किया होगा, 20/6/2023 वाला। वो कही जा रही थी जी मुझे मुसलसल, उन्होंने मेरे साथ ही आर्गूमेंट शुरू कर दिया। ज़ाहिर अब खातून थी, मैंने ज़्यादा नहीं आर्गूमेंट उनके साथ किया कि जी मैं दूसरी पार्टी को सुनना चाहती हूँ, मैं दूसरी पार्टी को सुनना चाहती हूँ। अब बीबी दूसरी पार्टी का राइट तो स्ट्रक ऑफ हुआ है 20/6/2023 का, तो आप लोगों ने तो उसे गिरफ्तार ही नहीं किया। आप लोग तो खुद कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं सिर्फ समझाने के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ठीक है जी। फिर मैं गया हूँ, फिर उन्होंने कहा मैं दूसरी पार्टी को सुनना चाहती हूँ, आज दूसरी पार्टी की बहस मुकर्रर की है। जब एक बंदे ने उनको कहा ही नहीं किसी चीज़ का, इसका उसने ऑर्डर 20/6 का किया हुआ है, 99% तो वो केस हल कर गया है। आपने मुझे कहना था कि जनाब आपने जो इसके अंदर रिलीफ लिखा है ना 25/9 को, आप उस पर बहस करो, या रिलीफ की जो एप्लीकेशन आप मूव करना चाहते हो आप वो करो, ताकि केस फाइनलाइजेशन की तरफ जाए। आपने तो पहले पैरामीटर पर ही नहीं अमल दरामद करवाया, जिस पे अमल दरामद करवा के हमने आगे की तरफ बढ़ना था। गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है और आप उन्हें जनाब चांस पे चांस दे के खेल रहे हो। असल में हम सब लॉ बाउंड है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसमें ना एक बंदा जब लिख देता है ना इनेबलिंग ऑल प्रोविजन ऑफ लॉ, तो इसमें टाइम बार्ड होती है 30 दिन की। उन्होंने आके अवागौन चांस चांस लिखना शुरू कर दिया, पीछे से फाइल को रीड किया ही नहीं। सखावत की गलती की वजह से इन लोगों को कोई बंदा पैसे दे दे तो ये अपनी मर्जी से लिखती है। एक तो यार ये हाथ से लिखने वाला जो सीन है ना, मेरे केस में आप ये बंद करें। और ये नरेशन भी प्रॉपर नहीं लिखते रीडर। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या गलती की। ये 2 लाइनों की नरेशन लिखते हैं, ये बाकी नरेशन को प्रॉपर मेंशन ही नहीं करते। ये भी नहीं लिखते कि आज मन जानिब जजमेंट डेटर, यानी जिसे ये इल्ज़ाम इलियान कहते हैं, कोई हाज़िर ना हुआ है, ये लिखते ही नहीं, ये 2 लाइनें लिखते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया पढ़ने पढ़ाने का ट्रेंड नहीं है, जैसे ही हमारा कोई भाई बहन चेंज होकर या जज बन के आता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि शायद अगली पार्टी के भी पता नहीं कोई चांसेस चल रहे हैं। इनको ना उर्दू भी यार लिखनी है तो यार प्रॉपर तो लिखना पढ़ना सीखो ना आप लोग जो है। कौन पेश हुआ है, उसका क्या नाम है, पेश हो ही नहीं रहे, बहसों में भी नहीं हुए वो पेश जो है। वो इस साइड पे आ ही नहीं रही थी कि एप्लीकेशन मैं मूव करूं। ठीक है, फिर मजबूरी में आके मुझे 20/12/2023 को एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी। वो अपनी मर्जी से चांस दे रही थी। मैंने बताया अपनी मर्जी हम कर नहीं सकते। ऑर्डर 21 या जितने ला है ना, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाए हैं, हम सारे लॉ बाउंड हैं, आप भी मैं भी। आप बंद करें, फिर कुछ कह दो ना तो हम लोग बुरा मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अब फिर मैंने मजबूरी में आके ये एप्लीकेशन मूव की आर्टिकल 199 की, कि यार पता नहीं ये ना हो कि ये 10 चांस देने बैठ जाए, इनको शायद पता ही नहीं चल रहा, मैं समझा समझा के थक गया हूँ या कन्फ्यूजन का शिकार है। सखावत कौन होता है? लिखने वाला। क्योंकि जजेस की स्टैम्प इनके पास होती है, इनकी गलती की वजह से जजेस भी बात का टर्मिनेट हो जाते हैं। अगले ने ये नहीं कहना, अगले ने कहना जज ने गलती की है, रीडर की गलती की वजह से जज टर्मिनेट हो जाता है। स्टैम्प होती है, वो स्टैम्प लगा देता था। और भाई कौन सा चांस उसने पूछा ही नहीं उनसे, उन्हें कहा ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं दी उमर दराज हरल साहब ने 5/7/2023 को, क्योंकि ऑर्डर पहले ही उनके अगेंस्ट इशू हुआ है। अब ये ऑर्डर पहले पे अमल दरामद करवाएं लाजमी, और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस वालों को भी गिरफ्तार करें, उन्हें भी गिरफ्तार करें और इनके वकला को भी गिरफ्तार करें। वो करके कोर्ट में ना पेश करें।
एक दो को मैं आऊँगा तो होने चाहिए ये कोर्ट में ना अवेलेबल, वारंट जारी हुआ है, 227 दिन हो गए हैं। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात की? इसमें जब आपने देखना है तो आपने ग्राउंड को कवर करना है, सब कुछ तो जनाब मुकम्मल हो गया। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मूव करनी थी और फर्दर आप लोगों ने उस ऑर्डर को ही नहीं सेटिस्फाई कराया। अब दो कॉमन पॉइंट है एप्लीकेशन 1 और 2 के थे, उसमें भी आपने प्रॉपर्टी जब्त करनी थी इनकी, या उसमें डायरेक्ट सेल भी करनी है आपने। इसमें भी आप डायरेक्ट सेल करके चाहे नेट कैश दे दें, नेट कैश जमा करा दें, हमारी तरफ से कोर्ट ना आए। सेटिस्फेक्शन तो ये है ना, एग्जीक्यूशन चल रही है। इसी सिलसिला में कुछ भी नहीं किया गया, इस पे पहले अमल दरामद कराएं ताकि ना हम लोग आगे चल सके। बाकी ये जो बंदा आया है और आपने चांस दे दिया इसे, आप ये एक बंदे की तरफ से आया जो मुझे आपकी नरेशन पढ़ के जजमेंट हो रही है, या एक दो या तीन की तरफ से आया होगा, बाकियों की तरफ से नहीं आया। तो आपका अमानुल्लाह भट्टी साहब फ़र्ज़ बनता था आप बाकियों के अगेंस्ट पार्शल डिसीजन की इशुएंस करते उस दिन, आपने नहीं की। ठीक है, यानी बाकियों को आपने विदाउट काउंसल जो है, अगर मैं आपकी एक लम्हे के लिए बात मान भी लूँ, प्रोटेक्शन दे दी। ये तो ज़्यादती है ना यार, डिग्री होल्डर के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है। कोई भी नहीं आया। अव्वल तो जो बंदा आया था उसने इतनी सारी चीज़ों को कवर करना है। अब उसने आपसे कहा, आपने एक आम पटिशन समझते हुए, एक आम एप्लीकेशन समझते हुए आपने भी बाकी सारी चीज़ों का निगलेक्ट किया कि साथ जो कंप्लीशन हो चुका है, मैंने आपको बताया। आपने उसे कहा जी जवाब दे दे। तो मेरा भाई ऐसे नहीं होता आर्टिकल 199 में अगर उसने जवाब की आपसे इस्तदा की थी, उसे रिटर्न डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखवाते। ज़बानी का क्या, ज़बानी में बहस हम करते हैं ना, तो बहस आप भी भूल जाओगे 4 दिन बाद, आपको याद ही नहीं रहेगा जितने केसेस आप सुनते हो। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि एडवांस आर्गूमेंट भी आप रिटर्न दे सकते हो और रिटर्न जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो अब खुदा ना खास्ता अगर वो 1/2/2024 की हेयरिंग में आ जाता है ना, तो वो कहे जी मुझे टाइम चाहिए, ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, क्योंकि सबूत तो मैं सारी साल लगा चुका हूँ ताकि एक्टिंग ड्रामा खत्म हो। उन्हें कहना आप रिटर्न दे दें, एफिडेविट जमा कर दें, एफिडेविट लाजमी इसमें जमा कराने होते हैं बयान हल्फी, ताकि उसके अव्वल तो पहले ही वारंट हुए हैं, उसको पहले में भी गिरफ्तार किया जाए, जेल से उसे लेके आइएगा उस वकील को भी, और दूसरे में फर्दर उसके खिलाफ जुर्माना अलहदा आयद हो जाए। मेरी तरफ से वकील की प्रॉपर्टी सेल हो, पुलिस ऑफिशियल की और डिग्री हर सूरत में सेटिस्फाई करानी है, ये हुक्म है। और आतिफ वैंस के पास एसेट मौजूद हैं, 2 गाड़ियाँ, इसका ज़ाती घर है, इनकी जो चीज़ मर्जी बेचें। और बाकी जब मैं जाऊँगा ना ऑर्डर 21 की मैं फ़ाइल करूँगा जनाब रिलीफ़ की, स्टेटस मेरा तो बहाल हो गया ना जो डिस्टर्ब हुआ था, ज़ाहिर ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर दिए, बहस कर दी है, मेरा 1 का भी बहाल है स्टेटस जो है, ओरिजिनल स्टेटस को पे में मैं चला गया हूँ। तो उसमें अलहदा काफ़ी सारे लवाजमात हैं, तो इसको जल्दी करें क्लोज, जज़ाकल्लाह खैर। आपको उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी, दोनों को अलहदा अलहदा रखें, मिक्स ना करें। उसने ट्रायल में मिक्स कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, और मोहतरमा फातिमा कयूम साहिबा भी ना उसके ट्रैप में आ गई। तो ये चीज़ें इन पैरामीटर्स पे चलें, उसे रिटर्न लिखवाना है आपने। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन इकराम, अपने लास्ट फेस में हम लोग आर्टिकल 199 की जजमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो इस सिलसिला में सबसे पहली जो जजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो केस है जनाब बिनिश वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रिट पिटिशन नंबर 169-320-2020। ये कहाँ पे फाइल हुआ था केस? ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुआ था। ठीक है जी, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अगेंस्ट हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने पेनल्टी पे की थी इसमें। उसमें रीज़न क्या थी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इन मसूफ़ा का झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का अपने हस्बैंड से। स्पाउस के साथ इनका डिस्प्यूट था, स्पाउस ने इनके नाम प्रॉपर्टी की थी और वो डिलीवर नहीं कर रहे थे। इन्होंने केस किया और ये केस जीत गई। जीतने के बाद केस बन गया एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का केस जो है। अब उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। इनके जो खावन साहब थे ना, वो कर क्या रहे थे, इनके स्पाउस साहब जगह जगह से जाके जनाब कहीं अपीलें कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, यानी डिफरेंट ला के हथ कंडे यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद वो कोर्ट से गायब हो जाते थे और कहते थे कि जी मेरे वालिद साहब बीमार हुए हुए हैं तो मैं इसलिए कोर्ट नहीं पेश हो सकता, और वो अमल दरामद नहीं कर रहे थे कानून के ऊपर। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको बात की इसकी। तो उसमें यही हुआ है कि अदालत ने उन्हें कहा कि जी आप आए यार, आप बताएं आप कहाँ गायब थे, तो आपका टाइम बार्ड ओवर हो गया है। ये 80% डिसीजन जो है ये उनके कोर्ट में अपेयर ना होने की वजह से दिया गया, और 20% में उन्होंने कहा कि हम पहले ट्रायल में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है उसे मोनीटर कर चुके हैं, तो लिहाजा उस बंदे की दोबारा नहीं करनी, ये एग्जीक्यूशन चल रही है, जैसा कि डिफरेंस मैंने बताया। उन्होंने एफिडेविट जमा कराए, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया, तमाम चीज़ों को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए तो इसी केस की बुनियाद पर, जिस तरह कि मैंने कहा था मैं रेफरेंस कोट करूंगा आपको, हम अपने प्यारे भाई मोहतरम अमानुल्लाह भट्टी साहब जो सिविल जज हैं क्लास अव्वल के, उनसे यही मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो मोहलत की सदा उन्हें दी है, उन्होंने कौन से पैरामीटर को फॉलो करते हुए दी है। मैं तो नेक्स्ट टाइम आप एडवांस आर्गूमेंट भी करूँगा ना, तो वो ऑरल भी करूँगा और रिटर्न भी सबमिट करवाऊँगा, दोनों फॉर्म में ही करूँगा जो है। ठीक है,
कौन सी सेंसिटिविटी के तहत दी है। अब दूसरा केस अभी मैं रिफ़र करता हूँ आपको। एंड में ये इसका रिमांड हुआ है इसके हस्बैंड का, और अदालत ने एंड में फ़ैसला कह दिया आर्टिकल 199 का। उन्होंने कहा जनाब ये एग्जीक्यूशन चल रही है और लाजमी इस पर 1 माह के अंदर अमल दरामद करवा के हमें रिपोर्ट पेश की जा सके और इसको इसका हक दिलवाया जाए। अगर सेल करना चाहती है तो सेल की जाए, पैसे दिलवाए जाए और पाबंद किया जाए इसके हस्बैंड को, ऑक्शन करवाई जाए जो है। ऐसे होती है जनाब। और इसका फैसला ना 2023 में आया था। तो एग्जीक्यूशन अमल दरामद स्टेज है, लाजमी कराना है, पाबंद है हम सारे अमल दरामद करवाने के, आर्टिकल 199 के मुताबिक भी। ठीक है, वास्टनेस आई है तो उसे फिर देना पड़ा, उन्होंने सेल करवा के उसे पैसे दिए। छूट कोई नहीं है, ये नहीं कि सेक्शन 94 में भी पकड़ा जा रहा है तो वो भागी जा रहा है, आप अमल दरामद ही कोई नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्डर 21 है, उसका कॉम्बिनेशन बना था आर्टिकल 199 के साथ। इसकी और सेक्शन 94 जो है ना सीपीसी का, उसकी दो चीज़ें मिलती हैं, दोनों में आपने प्रॉपर्टी जनरेट करानी है। एक में आप जुर्माना कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 94 में आपने उसे सिविल प्रिजन में ही भेजना है। और जो ऑर्डर 21 है वो ज़्यादा वास्ट है, किसी वक्त भी आप चीज़ को, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, उससे कैश ले सकते हो, उसके अकाउंट फ्रीज कर सकते हो, उसकी गाड़ियाँ बेच सकते हो, उसके असासाजात बेच सकते हो। नहीं, और समझने वाली बात जो है ना वो ये है कि ये कोई आम कोर्ट में नहीं हुआ था, ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उनके अगेंस्ट ही वारंट की इशुएंस हुई थी, क्योंकि वो इलीगल फेवर दे रहे थे। किसको दे रहे थे? जजमेंट डेटर्स को, जिसके अगेंस्ट पहले डिग्री पास हुई हुई थी। ये मैं दूसरा रेफरेंस कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। ये रेफरेंस है हमारे करंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी रिट पिटिशन दायर हुई थी और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक थी, आर्टिकल 199 की। ठीक है जी, इसका नंबर क्या है? PLD 2022 SC119। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि जब ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स के जज साहिबान ने इसको फेस किया है और वो पूरे ट्रायल से गुजरे हैं और बाकी चीज़ें हुई हैं और मनोन से फिर उन्हें अमल दरामद करना पड़ा है जो भी ऑर्डर आया है, और कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो इसमें एक आम बंदा कहाँ फॉल करता है? अब मैं तो इस तरह के केस में यार कहूँगा ही ना कि मेरे फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या मैंने गलत कहा? 227 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन पे अमल दरामद ही नहीं करवाया, क्या कर रहे हो आप लोग? ये मेरी 16वीं हेयरिंग होनी है जब मैंने जाना है 1-2 को जो है। दूसरा बंदा आता है मुंह से बोलता है, आप एक आम दरख्वास्त की तरह 2 लाइनें उर्दू की लिख देते हो और लिख के बैठ जाते हो आप कि जी वो मोहलत की इस्तदा करता है। उससे आपने रिटर्न फॉर्म में क्या लिया है? एफिडेविट भी रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट होते हैं? कि उस लिमिट को टाइम बाउंड जब ओवर हो जाती है तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, सबूत उनके पास कोई नहीं, जिस तरह मैं पहले ही आपको वजाहत दे चुका हूँ। तो कौन से ग्राउंड को आपने फॉलो किया? तो नेक्स्ट आपने जो भी रिमार्क्स लिखने हैं ना, वो किसी एक बंदे की तरफ से आया होगा, 2 या 3 की तरफ से आया होगा, बाकियों की अगेंस्ट भी आपने कोई पार्शियल डिसीजन नहीं इशू किया जो है, कोई अमल दरामद नहीं करवा रहे। वो जो उमर दराज हरल साहब का 20/6/2023 वाला डिसीजन है, उस पर मन्नो आना आपने अमल करवाना है। इसमें आप पेनल्टी हिट कर सकते हो, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको जो है। ठीक है, वो भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैंने सेक्शन 94 नहीं लिखा, इसमें पेनल्टी आप हिट कर सकते हो, लेकिन उसमें अमल दरामद कराने में उन्हें जेल में भेजना है। उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।